हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विशु हम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सेकंड सेमेस्टर का जो बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर आया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आप सभी को पता है कि कॉलेज में बहुत ही बड़े बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें 2-3 दिन से उसमें ही बिजी था। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतना लेट हो गया। मैं 2-3 दिन लेट काफ़ी हो गया। तो सभी बच्चे यही कहते हैं कि सर एक बार आंसर की डाल दीजिए। तो ये सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर की मैं पहले ही डाल चुका हूँ, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले अपनी देख लेना। और ये सेकंड सेमेस्टर की है, बेसिक इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही, मैंने जो पेपर देखा, एक बच्चे ने भेजा था, ये बहुत ही सिंपल पेपर है, बहुत ही आसान था। मुझे लग रहा है कि जो आपका फोर्थ सेमेस्टर था उससे भी आसान पेपर आया है। अब देखिए पेपर क्या है। जो पेपर का पहला ही क्वेश्चन, आप देखिए पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया है जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई गलत कर सकता था। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि आपके अर्थशास्त्र के जनक कौन है। सबको पता है अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ होते हैं, ठीक है। कौन है? तो होंगे एडम स्मिथ होंगे। जिस बच्चे का भी पेपर है वो पहला ही क्वेश्चन गलत लगा के आया, अगर ये ही टिक लगा है तो, ठीक है। तो वो ध्यान दे, जिसका ये पेपर है ना, वो एक बार देख लेना कि बहुत कम नंबर आ रहे हैं। मैं यही चीज़ देख रहा था जब इसे मैंने देखा, तो यही चीज़ देखा कि बहुत गलतियां की है आपने ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है? डिमांड कर्व की स्लोप सबको पता है, ये जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का था उसमें भी पूछा गया थे। ये निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव, बाएं से दाएं नीचे की ओर, इस तरह से कहे जाते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अटक क्यों गया? रुकिए, क्या हो गया? हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम। देखिए डिमांड और इनकम में क्या रिलेशन मिलता है? हमारा रिलेशन मिलता है डिमांड और इनकम में। कैसा रिलेशन मिलेगा? अब देखो इसमें फिर से वो गलत लगा के आया है। इसमें पॉजिटिव रिलेशन मिलता है। कैसा रिलेशन मिलता है? पॉजिटिव रिलेशन। आप खुद सोचिए कि डिमांड डिमांड कब बढ़ेगी? जब हमारे पास इनकम होगी, तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है। मैं ज़्यादा इसे यहाँ भी डिस्क्राइब नहीं करूँगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में अगर मैं डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑफ इनकम डिमांड इज ड्यू टू। जो डिक्रीजिंग ऑफ इनकम डिमांड होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो किसकी वजह से होती है? वो हमारी इंक्रीजिंग प्राइस कमोडिटी की वजह से होती है, मतलब वस्तु की कीमत में वृद्धि की वजह से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्डिनल अप्रोच। देखिए फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्डिनल अप्रोच आया था, यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच आ गया। मैंने जब भी कहा था कि आपके यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्डिनल आया है तो कार्डिनल आ सकता है सेकेंड सेमेस्टर वाले में, और बिल्कुल सेम वही चीज़ हुई है। पता है, जो ऑर्डिनल दी थी वो हिक्स ने दी थी, और जो कार्डिनल दी थी वो हमारी मार्शल ने दी थी। इन कार्डिनल अप्रोच, देखिए इस पेपर में अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न था जिसने बनाया। उसने टॉपिक उठाए और टॉपिक में से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रख दिए। जैसे कि सीधा कार्डिनल की, तो कार्डिनल के 3-4 क्वेश्चन साथ में ही रख दिए। हर क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं इस पेपर में। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इन कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच में क्या है? कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि वो क्या किया जाए, मेजर कर सकते हैं, मापनीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो ऑर्डिनल होते हैं वो कर्म में लगते हैं, मतलब कि उसे रैंक किया जा सकता है, इस तरीके से था। उसके बाद द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच पे कौन सा प्रिंसिपल बेस हो? अगर आपने, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एक्स और वाई वस्तु के ऐसे विभिन्न संयोग मतलब कि वहाँ पर हम किसी वैल्यू की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। क्योंकि कंज्यूमर जब सरप्लस की बात करते हैं तो इसमें मार्शल और हमारे हिक्स दोनों ने बात की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैंने कहा था वहाँ मैक्रो के बारे में पूछा गया था, या माइक्रो के बारे में पूछा जा सकता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट होती है, मतलब व्यक्तिगत दिखा जाता है माइक्रो में, और मैक्रो में ग्रुप वाइज दिखा जाता है। बिल्कुल उसका मैं कह रहा हूँ, जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था, जो भी बच्चा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देख के गया है वो बहुत ही अच्छे से करके आ गया होगा इसको। कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर मैंने जो चीज़ बताई थी कि फोर्थ सेमेस्टर में पूछी गई है, और उसके जैसी ही उससे अपोजिट करके सेकंड सेमेस्टर में पूछी जाएगी, और सेम टू सेम वही हुआ है। अब ये है गॉसियन लॉ।
गॉसियन लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो सही है, ये टिक पे मत जाना, ठीक है। इस बच्चे ने जिसकी भी है ये बहुत गलतियां की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाती है तो टोटल पॉपुलेशन हमारी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। ये मैंने पता नहीं जितनी सारी ऑब्जेक्टिव वाली कराई थी उसमें भी कराया था, और अभी जो फोर्थ सेमेस्टर में हुआ, फोर्थ सेमेस्टर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था और मैंने वहाँ भी बताया था कि इस तरह से पूछा जा सकता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, हमको पता है 2 टाइप की, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। अगला देखते हैं व्हाट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पूछ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी वो लास्ट यूनिट होती है जो उपयोगिता की जो आखिरी यूनिट होती है, ये आपको पता ही है। इनडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, इनडिफरेंस कर्व के पहले मैं अभी अभी बताया कि इनडिफरेंस कर्व में चीज़ें नापी नहीं जाती, तो मार्शल तो हो ही नहीं सकते, तो हमारे हिग्स ही होंगे, ठीक है। कौन होंगे, हिग्स होंगे। इनडिफरेंस कर्व की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था कि हिग्स एंड एलन, 2 के नाम लिए थे मैंने, तो उनके बारे में होता है। विच स्टेटमेंट इज राइट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। एक, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बिल्कुल सही है। यह लंबवत होता है, यह लंबवत होता है। और क्या है, यह ऊपर की ओर होता है। अब देखिए लंबवत इस तरीके से, ये लंबवत ऐसे इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, यही एक इंडिफरेंस कर्व की विशेषता है, ठीक है। अब देखो इंडिफरेंस कर्व का पूछ रहा है तो इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन आते चले गए। विच इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर, जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे हाइयर होता है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमें अधिक संतुष्टि देता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। प्राइस लाइन इज बेस्ड ऑन, प्राइस लाइन किसके ऊपर बेस करता है, क्या है भाई, प्राइस लाइन किसके ऊपर बेस करेगा, हमारा प्राइस ऑफ 2 गुड्स, मॉनेटरी इनकम, ए बी दोनों। देखिए प्राइस जो प्राइस लाइन जो यूज़ करती है वो हमारी मॉनेटरी, मतलब मौद्रिक आय को दर्शाती है। जो हमारी प्राइस लाइन होती है वो मौद्रिक आय को दर्शाती है, इस तरह वाली। अगर किसी को याद हो, ये पढ़ाया हुआ है मैंने कि ये किसको दर्शाती थी, आय को, कि हम कहते थे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये ही पूरे खर्च कर दिए, इस तरह की बात है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस पे रिलेट करता है, तो आप सभी को पता होगा किस पे रिलेट करता है, हमारी डिग्री ऑफ चेंज पर रिलेट करता है। किस पे रिलेट करता है, डिग्री ऑफ चेंज पर, ठीक है। अगला देखते हैं, हु गेव टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारे मेथड पढ़ाए थे, जिसमें परसेंटेज मेथड था, आपका पॉइंट एस्टिमेट मेथड था, ये बहुत सारे मेथड थे, ये हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में क्या पूछा है इसने, टोटल आउटले मेथड। तो टोटल आउटले मेथड इनमें से किसने दिया था, मार्शल, हिक्स, पिगू या हमारे एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ तो पहले ही कट हो गए, एडम स्मिथ तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे, तो कौन बचेगा इसमें, मार्शल बचेगा, हिक्स बचेगा और पिगू बचेगा। अब देखिए पिगू जो हिक्स थे हमारे, वो किसकी बारे में बात करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, नापने वाली चीज़ें थी, और ये थी हमारी रैंक वाली चीज़ें। तो टोटल आउटले में आपको याद हो, अगर आपको याद हो, टोटल आउटले में हम रैंक्स की बात करते थे, तो ये हमारे पास मार्शल आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो सेम क्वेश्चन वही जो उसमें 4th सेमेस्टर में थे, बिल्कुल उसके तरह की मैंने बताया भी था। अब यह यूनिटली का तो सीधा सीधा है कि 1 के इक्वल, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, यही मेरे ख्याल से यही था 4th सेमेस्टर में भी क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन नेसेसरी गुड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अब देखिए ये नेसेसरी गुड का जो इलास्टिक डिमांड होता है वो 0 और किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। तो 0 और 1 के बीच में तो फिर इनमें से कोई भी नहीं है, पर लेकिन अब दिया हुआ है तो हम ए मान सकते हैं, क्योंकि नेसेसरी गुड में देखिए नेसेसरी गुड का मतलब है कि प्राइस उसका कितना भी घट जाए या कितना भी बढ़ जाए, उसकी जो हमारी यूज़ है वो उतना ही रहेगा। तो आपको या तो आप कह दो इसे बेलोचदार, मतलब कि इन इलास्टिक, या ऐसे कह दिया आप पूर्णतः बेलोचदार। तो अगर इसमें वो नहीं, वो वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, तो फिर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा ED इजिकल टू 0, ठीक है, ये वाला लगाना पड़ेगा, फिर यही सही माना जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, प्रोडक्शन फंक्शन किन किन चीज़ों से रिलेट करता है, इन सब से करता है, सब ये तो सबको पता होगा, इसमें तो सोचने की बात
है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कितने टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। बिल्कुल सही है कि हमारे ए और बी दोनों लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। मैंने आपको लॉ भी पढ़ाए हैं अलग अलग। लो लीजिए वाला क्वेश्चन पूछ लिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन से, और जो स्केल है रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग रन से रिलेट करता है, ये सबको पता ही है। द वेरिएबल फैक्टर वी काउंट, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, तो हम ज़्यादातर किसको चेंज करते हैं, लेबर को चेंज करते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, द फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में वो कौन सा फैक्टर है जो चेंज नहीं हो सकता, उसे हम फिक्स फैक्टर कहते हैं। तो कुछ भी नहीं था, ये तो दो तरह के फैक्टर तो पढ़े ही आपने, फिक्स और ये। उससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसो क्वांट ऑफ बेस ऑन। आइसो क्वांट दो फैक्टर पर बेस होता है, ठीक है, सिर्फ दो पर ही बात करते हैं, वो दो की बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, इतने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, घटता जाता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम इंडिफरेंस कर्व जैसा ही था, इंडिफरेंस कर्व जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इज रिलेटेड टू। कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल, अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल है इसमें थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के ऊपर रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल अगर देखा जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल आपका मान लिया जाए कि उसमें भी होता है, नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन तो ये ऐसा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल तो फिर लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल तो, क्योंकि स्केल का तो वो है ना रिटर्न टू स्केल वाला, तो लॉन्ग टर्म में, अभी अभी तो बताया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्रिएट ड्यू टू। जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, हाँ इसमें कह सकते हैं हम, देखिए इसमें कुछ क्लियर नहीं है पर, लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ड्यू टू, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा लेबर डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, हमारा लेबर डिवीजन, क्योंकि जो लो है रिटर्न टू स्केल का उसमें लेबर डिवीजन के मतलब श्रम विभाजन की बात सीधी सीधी होती है। पर लेकिन अगर ऑप्शन देखूँ मैं तो इंक्रीजिंग इन स्केल भी है और सरप्लस भी है। अब देखिए सरप्लस आ सकता है क्योंकि अगर बचत होगी तो अगर बचत होगी तो हमारा जो रिटर्न है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पर लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसकी वजह से थोड़ा सा समस्या आ सकती है, इंक्रीजिंग इन स्केल, क्योंकि इंक्रीजिंग इन स्केल पूरी तरीके से, मैं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि पूरी तरीके से बेहतर नहीं है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो लेबर डिवीज़न हो सकता है या फिर इसमें ओली होगा। ये अब यूनिवर्सिटी के बेस ऊपर बेस है कि ये इस क्वेश्चन को कैसे ले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट सा कह सकते हैं कि पूरा नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अनक्लियर होंगे। ठीक है, एसी इज एवरेज कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया था आपके सेकंड से वो फोर्थ सेम वाले में था कि जैसे ही आप एवरेज देखो तो टोटल पे चले जाओ, पहला ही सही है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये तो सीधा सा है, देखो टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़कर बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। सेम टू सेम फोर्थ सेम से क्वेश्चन आया है जैसा फोर्थ सेम में था। अब देखो क्वेश्चन यहीं से तो आएगा, आप कहाँ से और कहाँ से पूछेगा। फिक्स कॉस्ट इज इन द, फिक्स कॉस्ट किस में होती है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी शॉर्ट टर्म वैल्यू है। ठीक है, बहुत ही ये सिंपल ही क्वेश्चन है। द डायग्राम ऑफ डैश इज पैरेलल टू, मतलब कि कौन सा डायग्राम होता है जो पैरेलल होता है, आप सभी को पता है फिक्स कॉस्ट का ना, किसका, फिक्स कॉस्ट का। जो फिक्स कॉस्ट होता है उसका डायग्राम होता है एक्स के पैरेलल। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए आर कर्व इज, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो ए आर कर्व होता है वो कैसा होता है, मतलब किसके पैरेलल होता है, पैरेलल पूछा है क्योंकि दिया ही हुआ है यही, तो आपको पता है इस तरीके से ए आर और एम आर यहाँ पर इक्वल होता है, ए आर और एम आर इक्वल होता है, ए आर और मैंने आज वो कनेक्ट नहीं किया इसमें, तो वैसे लिख लो कि ए आर और एम आर यहाँ पे इक्वल होता है, तो इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, मैंने आज सीधा सीधा ले लिया, उसमें कनेक्ट ही नहीं किया ये पेन। अगला करते हैं, इन मोनोपोली मार्केट देयर विल बी सेलर। मोनोपोली मार्केट में कितने सेलर होते हैं, सबको पता है कि हमारे वन ही होते हैं, अकेला होता है जब भी तो मोनोपोली होता है, एक अधिकार करता है वो। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ बताने लायक चीज़ है, नहीं है अभी कुछ भी,
बिल्कुल सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मोनोपोली देयर इज नो 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 मतलब अच्छा एकाधिकार, एकाधिकार में नहीं होता। अच्छा ये पूछा है कि एकाधिकार में क्या नहीं होता। तो एकाधिकार में सब्स्टिट्यूशन गुड है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन गुड ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें भी रखेगा, मतलब शेष वस्तु भी रखेगा, निम्न वस्तु भी रखेगा, जिससे कि जिसे श्रेष्ठ लेनी हो वो रख ले, पर लेकिन स्थानांतर रख के उसे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन गुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज बेस्ड ऑन। मोनोपोलिस्टिक मतलब कि आपका एकाधिकारात्मक। एकाधिकारात्मक क्या पूछ रहा है कि इनमें से क्या पूछ रहा है, मोनोपोली कंपटीशन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस है आपका, डिफरेंट गुड पर, इलास्टिसिटी डिमांड पर, डिवीजन ऑफ मार्केट पर, या इनमें से सभी पर। देखिए अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस टाइप का कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डिफरेंट गुड्स, इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें भी फिर ऑल ही हो जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि डिफरेंट गुड्स की बात भी होती है, रेस्ट ऑफ डिमांड की बात भी होती है, और डिवीजन और मार्केट की बात भी होती है उसके अंदर। तो ये तो तीनों ही आ जाएंगे। सोशलिज्म इज़ बेस्ड ऑन। सोशलिज्म, जो सोशलिज्म होता है वो प्रॉफिट सबका देखता है या एक का देखता है। जो हमारे क्या नाम कैपिटलिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक का देखते हैं, और सोशलिस्ट सबका देखते हैं। वही गवर्नमेंट वाली बात होगी कि गवर्नमेंट सबका भला सोचती है, मतलब कल्याण की बातें करती है। नेशनल इनकम इज रिलेट टू। नेशनल इनकम किससे रिलेट करता है, मैक्रो से करता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्रुप्स में आ जाता है। द फॉर्मूला ऑफ जीएनपी, जो फॉर्मूला है जीएनपी माइनस ई माइनस आई, ये बनाया गया है दो को जोड़कर, ये आपका एनएनपी में आएगा, ये दो को जोड़कर बनाया गया होगा। ठीक है, ये एनएनपी के इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हम सभी को पता है कि 1 अप्रैल से आपका 31 अप्रैल तक रहता है। रियल नेशनल इनकम इज अपॉन पॉपुलेशन, सबको मैंने ये बताया हुआ है, आपकी जो मैंने आपको क्या कराई थी, सीरीज कराई थी जिसमें फॉर्मूले थे, तो ये पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है। लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवाया था और मैंने कहा था ये आ सकता है। सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, ये जेबीसी की बहुत फेमस लाइन है कि जो पूर्ति होती है अपनी मांग स्वयं को कर लेती है। ठीक है, किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, मैंने आपको बताया था जो किन्स थ्योरी होती है वो हमारे किस पर डिपेंड करती है, शॉर्ट टर्म पे। ये आपका 4th सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है वहाँ पर भी। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। कंजम्पशन डिपेंड ऑन, कंजम्पशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है भाई, चॉइस पर भी डिपेंड करता है, टाइम पर तो नहीं डिपेंड करता उस हिसाब से, इनकम पर भी करता है। तो इसका आंसर ये फिर से वो क्वेश्चन हो गया कि अब देखो अब दोनों चीज़ पे है। अगर हम कंजम्पशन डिपेंड्स पर देखें तो सबसे पहली चीज़ चॉइस ही आती है और इनकम आती है कि भाई मेरी कितनी इनकम होगी। देखो पहली चीज़ तो कंजम्पशन, उपभोग कर रहा हूँ मैं, चाहे मैं किसी भी चीज़ का उपभोग कर रहा हूँ, तो मैं उपभोग क्यों करूँगा, उपभोग मैं क्यों करूँगा, पहले तो मेरी इच्छा होगी ना कि मेरी इच्छा है तो मैं करूँगा। अगर मुझे खाना है कुछ तो पहले मेरी इच्छा तो हो और उसके बाद मेरे पास पैसे भी हो। पता चला इच्छा तो हो रही है खाने की, पैसे है ही नहीं, तो इसमें चॉइस और इनकम दोनों आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो आपका ड्रॉप ही हो जाएगा क्योंकि ये तो साफ साफ है कि इसमें कुछ भी सीधा नहीं दिया हुआ। अब आपका इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड किसकी है, किन्स की है, तो ये तो सबको पता ही होगा। किन्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी है और ये वाला तो कराया था। इन द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होती है उसमें मनी सप्लाई, हाई प्राइस बजट। अगर हम कंडीशन में देखें इन्फ्लेशन में तो आपका ऊंचे मूल्य होता है कि प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन मनी सेपरेट भी मतलब कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं, इन चीज़ों को हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली, पर लेकिन सीधा सीधा अगर बात की जाए तो हाई प्राइस होता है, पर लेकिन ये भी होते हैं थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली। तो इसमें ऑल का ज़्यादा लग रहा है मुझे, हाई प्राइस नहीं, फिर तो ऑल में ही चले जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए आपका डायरेक्टली देखा जाए तो फिर वो हाई प्राइस होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वाली कंडीशन क्या है कि सभी के पास पैसा आ जाएगा, मतलब कि आपकी जो क्या है क्या कहते हैं उसे, महंगाई। हाँ महंगाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं 100 रुपये में पहले 1 किलो चीनी खरीद रहा था तो अब मैं क्या कर पाऊँगा, 100 रुपये में उससे 1 किलो से कम ही खरीद पाऊँगा। तो हमारी इन्फ्लेशन था, तो महंगाई की बात कर रहा था मैं। ठीक है, हिंदी के टर्म में बार बार भूल जाता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखिए दोबारा से क्या होता है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है गेन
गेन पूछ रहा है और लॉस पूछ रहा है क्रेडिट्स और डेबिट्स में, तो ये हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ये तो पता ही है इन्फ्लेशन होता है ये, ठीक है। इन कंडीशन इन डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में कौन सी कंडीशन होती है, लो प्राइस की और डिक्रीजिंग कॉम्बिनेशन। देखो लो प्राइस की तो होती है, अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो मुद्रा की कमी नहीं, इसमें बी ही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा, आपका लो ही प्राइस होगा कि इसमें प्राइस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं डिफ्लेशन में, ठीक है। तो ये आपकी हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर की आपकी पीडीएफ। टाइम तो मुझे लग ही नहीं रहा था, अब भी मैं बहुत लेट हो गया आज भी, पर मैंने सोचा कि आज बना ही दूँ वीडियो, क्योंकि सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो अभी तक नहीं आई, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपके, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीधे थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ड्रॉप होने वाले हैं, वो ड्रॉप ही होंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कि क्लियर क्या हो सकता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कोई टॉपिक हो और कुछ हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब एक दो दिन में मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं आपको टॉपिक्स वगैरह कराना स्टार्ट कर दूँगा दोबारा से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।